नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवधिया क्लासेस में। आइए आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इस वीडियो में टोटल 10 प्रश्न हैं इस विषय से संबंधित। यह जेपीसी और जेएसएससी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके अलावा किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का विषय है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। यह एक प्रैक्टिस सेट है। इसमें प्रश्नों के साथ उसकी व्याख्या भी अच्छी तरह से दी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, इस वीडियो का पहला प्रश्न, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारे सामने 3 कथन है। इसमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं। दूसरा कथन, प्रथम अनुसूची में लिखित संघ राज्य क्षेत्र इसमें समाविष्ट हैं। तीसरा कथन, इसमें अन्य उपार्जित भूभाग सम्मिलित किए जा सकते हैं। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या कौन कौन सा कथन सही है। आपके पास 10 सेकंड का समय है दोस्तों। यदि आपको इसका सही जवाब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के दे सकते हैं। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन इसके सही हैं। आइए इस प्रश्न से संबंधित अन्य जानकारी भी देखते हैं। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में लिखित हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे सामने 3 कथन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन इसके संबंधित है। इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा कथन, इस संबंध में संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य है। तीसरा कथन, इस राज्य के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है, क्योंकि यह पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करता है। आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं और आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। यदि आपको इसका सही जवाब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर दें। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है केवल एक, यानी सिर्फ पहला कथन सही है। इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियां देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों की सीमाओं या नामों या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने के लिए कोई भी विधेयक संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। विधेयक द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन होने वाला है तो राष्ट्रपति को वह विधेयक उस राज्य या उन राज्यों के विधानमंडलों को विचार हेतु भेजना होगा। राज्य विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर विचार या राय व्यक्त करते हुए विधेयक वापस भेजना होगा। संसद इन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने साधारण बहुमत से राज्य विधानमंडल के राय के विरुद्ध जाकर उसके भूभाग या नाम आदि को बदल सकती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। और तीसरे कथन को देखते हैं। अनुच्छेद 4, 3 और 2 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसलिए कथन 3 भी सही नहीं है, केवल कथन 1 सही है। आप चाहें तो इसको अपने नोटबुक में लिखकर रख सकते हैं। काफ़ी ये महत्वपूर्ण है।
चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ऑप्शन बी, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। ऑप्शन सी, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। ऑप्शन डी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। आपको बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए इस प्रश्न से संबंधित अन्य जानकारियां भी देखते हैं। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए, अतः बी असत्य है। इसके अलावा तीनों कथन सत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के राज्य क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर अथवा एक राज्य से किसी राज्य क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर सकती है। कथन दूसरा है, भारत संघ अभिव्यक्ति में केवल राज्य शामिल हैं। आपको बताना है कि दोनों में से कौन से कथन सही हैं या दोनों कथन सही हैं। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है एक और दोनों कथन सही हैं। इससे संबंधित अन्य जानकारियां देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 यानी उसके अंदर अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके क्षेत्र के रूप में वर्णित हैं। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में उल्लेख करता है। इस प्रकार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों को भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र बड़ा कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। भारत के क्षेत्र भारत का संघ की तुलना में व्यापक अभिव्यक्ति है, क्योंकि भारत के संघ में केवल राज्य शामिल हैं, जबकि भारत का क्षेत्र में न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों और ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिन्हें भविष्य में भारत सरकार द्वारा कभी भी अधिकृत किया जा सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान राज्यों को अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके अपने नाम बदलने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केंद्र के पास संसद में एक साधारण विधेयक पारित करके भारत के किसी भी क्षेत्र को बाहरी देश को देने की शक्ति है। आपको बताना है कि दोनों में कथनों में से कौन सा कथन सही है या दोनों कथन गलत है या दोनों कथन सही है। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है ना तो एक और ना ही 2 कथन सही है, यानी दोनों कथन गलत है। इसका ऑप्शन डी है। आइए इस प्रश्न से संबंधित और जानकारी देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 ने संसद को किसी भी राज्य के नाम को बदलने की अधिकृत किया है, यानी संसद ही किसी राज्य के नाम को बदल सकती है।
राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक की सिफारिश करने से पहले इसे संबंधित राज्य विधानमंडल को निर्दिष्ट अवधि के भीतर इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए संदर्भित करना होता है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधायिका के द्वारा प्रकट राय से बाध्य नहीं है और वे समय पर प्राप्त होने पर भी उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राज्यों को अपने नाम बदलने से संबंधित कोई अधिकार नहीं है। फिर भी राज्य विधानमंडल नाम बदलने के लिए संकल्प विधानसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे संसद में मंजूरी के लिए भेजा जाना अनिवार्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी राज्य के क्षेत्र की सीमा में वृद्धि कर सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र की सीमा को कम कर सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों की सीमा को मिलाकर अथवा किसी भी राज्य से किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। इस हिसाब से दोनों कथन आपके गलत हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न, भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं वर्तमान में? 4 ऑप्शन है, 25 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र, 28 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र, 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र या 21 राज्य एवं 11 संघ राज्य क्षेत्र। हम उम्मीद करते हैं कि इसका सही जवाब आप सबको मालूम होगा। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को मंजूरी मिलने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया। यह व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गई है। इसी प्रकार दादर नगर हवेली और दमन दीव, जो कि संघ राज्य क्षेत्रों का विलयन हुआ है, ये विधेयक 2019 को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली और दमन दीव एक नया संघ राज्य क्षेत्र प्रभावी हुआ। इस प्रकार वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या 28 और संघ राज्य क्षेत्रों यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। अतः विकल्प सी सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बड़ा कर सकती है, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकती है। आपको बताना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में कौन कौन से नियम लागू होते हैं इन चारों कथन में। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। आइए, आपका समय शुरू होता है। अब आपको इन समय सीमा के निर्धारित अंदर आपको इसका सही जवाब देना है। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है केवल 2 और 3, यानी किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बड़ा कर सकेगी संविधान अनुच्छेद 3 के अनुसार। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। अतः विकल्प सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। धर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की। जेवीपी समिति ने पूर्णतः भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने के लिए विचार को खारिज कर दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है कि 3 कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं और आपके पास 10 सेकेंड का समय है।
आइए जानते हैं कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, ऑप्शन बी सही है। कथन केवल 3 सही है। जेवीपी समिति ने पूर्णतः भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया गया। आइए हम राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित समितियों के बारे में कुछ और जानकारियां देख लेते हैं। आइए, भारत की आज़ादी के बाद पूरी तरह से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सवाल पर विचार करने के लिए कुछ समितियां स्थापित की गईं, जैसे धर समिति, जेवीपी समिति और फजल अली समिति। धर आयोग के बारे में जानते हैं, जो कि धर समिति के नाम से भी जाना जाता है। जून 1948 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहारिकता की जांच के लिए S.K. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग को गठित किया। आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी तथा भाषाई तत्व के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। जेवीपी समिति के बारे में जानते हैं। दिसंबर 1948 में गठित जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जेवीपी का शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी तथा औपचारिक रूप से राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को खारिज कर दिया। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य के रूप में पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए विवश होना पड़ा। नए राज्य के लिए लंबे समय तक लोकप्रिय आंदोलन चला तथा 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। जी हाँ, ये पोट्टी श्री रामुलु एक गांधीवादी नेता थे, महात्मा गांधी जी के विचारों पर चलने वाले नेता थे पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने नमक आंदोलन सत्याग्रह में भी भाग लिया था अपनी नौकरी छोड़ के, और आज़ादी के बाद इन्होंने एक नए राज्य की मांग के लिए भूख हड़ताल किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इनकी बात नहीं मानी और इनकी मृत्यु हो गई 56 दिनों की वाकई में सही में भूख हड़ताल करते हुए। लेकिन उसके बाद एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया गया उनकी मृत्यु के बाद, और केंद्र सरकार को मजबूरन आंध्र प्रदेश नया राज्य को गठन करना पड़ा भाषाई आधार पर। आइए चलते हैं फजल अली आयोग को देखते हैं। सरकार ने एक बार फिर से दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग को इस संबंध में पुनः जांच के लिए नियुक्त किया। इसके लिए 2 अन्य सदस्य K.M. मणिकर और H.N. कुंजुरु थे, लेकिन इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न, राज्य पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन पर आपत्ति जताई थी। कथन 2, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी केवल भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से असहमति जताई थी। या कथन 3, जेवीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। आपको बताना है कि तीनों कथनों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आपके सामने 4 विकल्प है और आपके पास 10 सेकेंड का समय है। यदि आपको इसका सही जवाब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कथन 1 और कथन 2 सही है। धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन पर आपत्ति जताई थी, ये सही कथन है। और कथन 2, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने केवल भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से असहमति जताई थी। और कथन 3 गलत है, जेवीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। जेवीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज की थी। 1948 में गठित जेवीपी समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से असहमति जताई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
आइए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं और इस वीडियो का हमारा ये आखिरी प्रश्न। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने 4 कथन दिए हुए। पहला कथन, संबंधित विधेयक संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। कथन दूसरा है, विधेयक द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन होने वाला है तो राष्ट्रपति को वह विधेयक उस राज्य के विधानमंडल को विचार हेतु भेजना होगा। तीसरा कथन, यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों या राय के साथ विधेयक वापस नहीं भेजता तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर सकता है। और चौथा कथन, यदि राज्य का विधानमंडल अपने विचार राष्ट्रपति को भेज देता है तो भी संसद उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आपको बताना है कि चारों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या कौन कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका सही जवाब मालूम होगा। हमने इस प्रश्न का पूरा विस्तृत रूप प्रश्न 1 से 9 के बीच में व्याख्या कर चुके हैं। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत सही है। आइए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर एक नए वीडियो के साथ इस विषय से संबंधित आपके लिए पेश करते हैं थोड़ी देर में। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।